नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 1 का पेपर, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर। तो जैसा कि आप लोग गाइस जानते हैं कि 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर यानी पहला पेपर है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए गाइस, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसको OMR शीट में आपको भरना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है आपका 1 नंबर का। इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया। बनारस अखबार जो है, इसका प्रकाशन किसने किया। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र, सदा सुखलाल या बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखिएगा कि राजा शिव प्रसाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी के साहित्योत्सिक के लेखक हैं। हिंदी के साहित्योत्सिक इतिहास लेखक कौन हैं। रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र मैथिली, शरणगुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होने वाले हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला है कि महाकवि भूषण की रचना कौन सी है। रेणुका है, चिदम्बरा है, दीपशिखा है या छत्रसाल दशक है। महाकवि भूषण की जो रचना है, इसमें से कौन होने वाली है। तो याद रखिएगा छत्रसाल दशक जो है, ये महाकवि भूषण की रचना है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि छायावाद की विशेषता क्या है। इन चारों में से कौन सी विशेषता है, यानी छायावाद ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया है। इतिवृत्तात्मकता को, श्रृंगारिक भावना को, सौंदर्य एवं प्रेम को या उपदेशात्मक वृत्ति को। तो याद रखिएगा 4 नंबर में ऑप्शन आपका ग सही हो जाएगा, सौंदर्य एवं प्रेम को। गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करेंगे, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की कृति है। द्विवेदी युग की कृति कौन सी है। भग्नदूत, द्वापर है, रसवंती है या चित्राधार है। तो याद रखिएगा 5वें में आपका कौन सा सही होने वाला है। तो द्विवेदी युग की जो कृति बताई गई है वो रसवंती बताई गई है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ग सही है। अगला है कि द्वापर रचना है। 6 नंबर क्वेश्चन है द्वापर रचना किसकी है। सूरदास की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है या मैथिली शरण गुप्त की है। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके 6 नंबर में कौन सही होगा। द्वापर रचना जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से शुक्ल जी की कृति कौन सी है। युगांधर है, बात है, रसमीमांसा है या पुरस्कार है। तो याद रखिएगा 7वें में आपका गा सही होगा। रसमीमांसा जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी की ही एक कृति या एक कह सकते हैं रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है कि सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था। हनुमान जी का, राम जी का, लक्ष्मण का या भरत का। याद रखिएगा सुग्रीव जी ने जो है राम जी का पल्ला पकड़ा था, यानी ऑप्शन यहाँ पर जो खा है आपका वो बिल्कुल ही सही होने वाला है। इसके बाद समझिएगा अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक बताना है। आकाशदीप, आंसू, झरना, अजातशत्रु। जल्दी से बताएंगे कि इसमें से कौन सा होने वाला है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक। तो 9 नंबर में आप याद रखिएगा कि ये चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु ये सभी के सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। अगला है कि राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला है कि लोकगीत पाठ के लेखक कौन हैं। प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, विनय महाजन या भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत के लेखक कौन होने वाले हैं, याद रखिएगा भगवत शरण उपाध्याय। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। अगला है सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1583 ईस्वी में सूरदास जी की मृत्यु हुई थी। अगला है परशुराम ने सेवक किसे कहा है। परशुराम जी ने सेवक का दर्जा किसको दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि परशुराम जी ने सेवक का दर्जा किसे माना है। जो सम्मान करे लोगों का वही सेवक है। अगला है कि रसखान, यहाँ रसखान होगा, रसवान लिख गया है। रसखान का वास्तविक नाम क्या है। रसखान का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा सैयद इब्राहिम रसखान, इनका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम रसखान। अगला क्वेश्चन आपका है कि कालिंदी किसका नाम है। कालिंदी जो है
ये किसका नाम होने वाला है? तो कालिंदी इसमें से कौन सा या किसका नाम होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला है किसका बचपन का नाम गोसाई दत्त था? तो याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाल जो है, भाल शब्द का अर्थ क्या है? भाल शब्द का अर्थ बताना है तो याद रखिएगा मस्तक हो जाएगा। भाल शब्द का अर्थ मस्तक है। 19 नंबर है कि निशाकर शब्द का पर्याय, पर्याय मतलब पर्यायवाची, सूर्य है, पृथ्वी है, ठीक है, या चंद्रमा है या आकाश है? जल्दी से बताएंगे तो याद रखिएगा चंद्रमा हो जाएगा। इसके बाद है पुष्प किससे प्रार्थना करता है? पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? तो परमात्मा हो जाएगा। इस तरह से 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। इस तरह से 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वो मैंने करवा दिए। इसके बाद लिखित क्वेश्चन, यानी जहाँ से आपका खंड बा शुरू होता है। अब खंड बा में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिला है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न ये है कि वह उन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पूरे पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये किस पार्ट का है। अच्छा, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन नीचे देखिए लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, जिसको हम लोग संदर्भ कहते हैं। तो पाठ की बात करें तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और लेखक की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके लेखक होने वाले हैं। संदर्भ कैसे निकला है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक संदर्भ मैंने पहले से भी लिख रखा है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, करना क्या होगा कि इसी तरह से आपको यहाँ पर संकेत डालना होगा। संकेत डालने के बाद में ये जो आज लिखा हुआ है सबसे शुरू का पॉइंट ना, आज, ये जो है यहाँ पर लिख देंगे और लास्ट का पॉइंट जो है ये वाला रखेगा, ये यहाँ पर लाकर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। फिर संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित, ठीक है, गद्य खंड में संकलित। अब जहाँ ममता लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिख देंगे? भारतीय संस्कृति लिख देंगे, है ना, भारतीय संस्कृति लिख देंगे। भाई ये ममता भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसके लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा संदर्भ मैंने लिख रखा था इसलिए आपको इसी पर बता दे रहा हूँ। तो आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है, हो गया। ऐसे ही आपको संदर्भ लिख देना है। संदर्भ लिखना मैंने कई बार बता रखा है इसलिए आज अलग से इसको नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि कई बार संदर्भ लिखना हर वीडियो में लगभग बता रखा है और संदर्भ लिखना तो आपको आता ही है, उसमें कोई बताने की या बड़ी बात नहीं है, ठीक। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसी की व्याख्या करनी है। जितने के नीचे रेखा खींची गई उतने की व्याख्या करनी है, ठीक। व्याख्या करने में हमने जैसा कि कई बार बताया, होता क्या है कि जो लिखा है ना उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखना होता है। जो लिखा है उसी को थोड़ा अपने भाषा में लिखना होता है, अलग से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद में क्वेश्चन खंड जो सा है वो भी इसी में का है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपका, या फिर कह सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो एक तो आता है गद्य से लिखने के लिए और एक आता है पद्य से, ठीक। पद्य से भी आपको संदर्भ लिखना है तो संदर्भ इसका भी ऐसे लिखेंगे। अच्छा, जहाँ गद्यांश लिखा था वहाँ पद्यांश लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक पद्य खंड में संकलित। अब ये किस पाठ का है? तो धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक नहीं लिखेंगे, रचयिता लिखेंगे। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है। गद्य में लेखक लिखना होता है और पद्य में रचयिता लिखना होता है। गद्य में गद्य खंड से संकलित है और पद्य में क्या लिखेंगे? पद्य खंड से संकलित है। इस बात को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि गद्य लिखें या पद्य लिखें, लेखक या रचयिता, इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। अब इसमें भी संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखना
फिर वैसे ही संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अभी किस पाठ का है, प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ का है ये। देखिए लिखा हुआ ना, नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थं न अभवत्, ठीक है। प्रबुद्धो ग्रामीणः, ठीक है, ये उस पाठ से लिया गया है, ठीक, उस पाठ से लिया गया है। उसके बाद में इसका भी संदर्भ लिख देंगे कि हाँ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। लेखक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेखक वगैरह कुछ लिखना नहीं है। इसके बाद इसी में खंड जो खा आपका है, इसी में खंड खा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपदो दूरगामी चासाक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुटवक्ता नाया जानसः पंडिता, ठीक है। अब ये जो है ये लिया गया है प्रहेलिका नामक पाठ से। ये किस पाठ का है, प्रहेलिका नामक पाठ से, ठीक है। और अच्छा, इसका मैं आपको अर्थ भी अगर बता दूं इसका कि नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकायाम उत्तरम दातुम समर्थम ना भवत, यानी जो नागरिक है वो बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन फिर भी वह उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणा अवदत, अतः जो गांव का निवासी था या जो गांव वाला व्यक्ति था वो बोला, अवदत माने बोला, अहम अस्याः प्रहेलिकाया उत्तरम ना जानाम, मैं इस पहेली का उत्तर ना जाना, मैं नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणे अकथयत, ऐसा सुन करके जो ग्रामीण वाला व्यक्ति था वो बोला, क्या बोला कि यदि भवान उत्तरम ना जाना, अगर तुम उत्तर नहीं जानते हो, ताहिर ददातु 10 रूप्य काश, तब तुमको मुझे 10 रुपये देना पड़ेगा। अतः म्लान मुखे नागरिकेण समयानुसार 10 रुपयान दत्तान, अतः जो गांव का नागरिक था शहर वाला, उसे बहुत ही ग्लान या और लज्जा महसूस हुआ या शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने क्या किया कि 10 रुपये दिया, ठीक। ये था इसका अर्थ। और जो खंड खा है इसका अर्थ क्या होगा कि आपदो दूरगामी चा साक्षरो न पंडिता, यानी जो बिना मुख के बोलता है, ठीक है, साक्षरो नाचा पंडिता, और अमुखा स्फुट वक्ता चा जानसा पंडिता, यानी जो बिना पैरों के मीलों दूर तक जा सकता है और बिना मुख के बोल सकता है, वो क्या है, पत्र है, ठीक, वो क्या होता है, पत्र होता है। इसके बाद समझिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर है कि निम्नलिखित लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय। 3-4 लेखक दिए जाएंगे, संभवतः हर बार 3 लेखक का नाम दिया जाता है, एक लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे कि गद्य में हमने कई बार बता रखा है कि गद्य से आप याद कर लेंगे जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और भारतेंदु हरीशचंद्र, या फिर जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, कोई भी तीन आपको पढ़ लेना है। 3 में से एक आपको मिल जाएगा गद्य में। लेकिन एक बात को विशेष याद रखना, जिसका जीवन परिचय याद करना है उसकी रचना जरूर याद कर लेनी है, क्योंकि जिसका भी जीवन परिचय लिखने के लिए आता है उसकी 1 या 2 रचनाएं हमेशा लिखने को जरूर पूछता है, रचनाएं जरूर पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय, तो एक जीवन परिचय गद्य से आएगा और एक जीवन परिचय पद्य खंड से आएगा। पद्य खंड में कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हैं, तो सूरदास, तुलसीदास और बिहारी, सूर, तुलसी, बिहारी। 3 जीवन परिचय पद्य से पढ़ना है, 3 जीवन परिचय गद्य से पढ़ना है, बाकी का सारा जीवन परिचय आप छोड़ दीजिए, कुछ भी अतिरिक्त नहीं पढ़ना है, बाकी आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कई बार हमने कहा कि 2 से 3 श्लोक कम से कम आप याद कर लेंगे। एक श्लोक लिखने के लिए 2 नंबर का जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, 2-3 याद रखेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर जो आपको याद है मान लीजिए वो आपके प्रश्न पत्र में आ गया तो आप दूसरा लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न पत्र में है उसको लिख दिया तो कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर इसी में 25 नंबर में खंड खा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। जो आपका संस्कृत खंड है उसी संस्कृत खंड में 2-3 प्रश्न आते हैं उनके संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए। जैसे लिखा है कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगल होता है, ठीक है, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगल होता है, ठीक है। पुरराजा का आसीत भारतीय संस्कृति कश अभ्युदायित। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसमें से 2 प्रश्न केवल आपको करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, ठीक है।
तत्सम और तद्भव ये जरूर आता है करने के लिए। जैसे अटारी, अटारी को हम क्या लिख सकते हैं, इसका तत्सम लिखेंगे तो हो जाएगा अट्टालिका, ठीक है। इसका ये तद्भव में लिखा हुआ है, इसका तत्सम लिखना है, तत्सम मतलब संस्कृत शब्द है, तो अटारी का अट्टालिका हो जाएगा। ऊंट का क्या हो जाएगा, ऊष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ऊंट का क्या हो जाएगा, ऊष्ट्र हो जाएगा। इसी तरह से जीव दिया गया, इसका जिह्वा हो जाएगा, ठीक है। यानी थोड़ा सा इसका संस्कृत शब्द आपको लिखना होता है, इसी को तत्सम और तद्भव कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के पर्यायवाची लिखिए, ठीक है। अब जैसे चतुर है, नारी है, कमल है, ईश्वर है। नारी का लिखना है तो स्त्री हो गई, है ना, महिला हो गई, ये सब क्या है, नारी का पर्यायवाची है। इसी तरह से कमल का है, ईश्वर का है, मतलब 3-4 दिए रहेंगे जिसमें आपको 2 का याद होगा, 2 पर्यायवाची लिख देना है, ठीक है। कमल का हो गया पंकज, नीरज, सरोज, है ना, ये सब हो गया। इसी तरह से ईश्वर का हो गया परमात्मा हो गया, है ना। उसके बाद खंड का है कि निम्नलिखित में से एक की धातु लकार पुरुष अथवा वचन का उल्लेख कीजिए। धातु रूप शब्द रूप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और संभवतः जो धातु रूप और शब्द रूप है वो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है, ठीक है। यानी 1 नंबर का जो भी 20 आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया है तो संभवतः उसी में दे दिया जाता है धातु रूप और शब्द रूप 1-1 नंबर में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि 1-2 नंबर का हर बार आता ही आता है। धातु रूप भी आएगा, शब्द रूप भी आएगा, दोनों पूछे जाएंगे 1-1 नंबर में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न आता है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। 4-5 निबंध आपको पढ़ लेने हैं। हालांकि निबंध तो आप अपनी तरफ से बनाकर भी बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिर भी। अगर पढ़ने की बात करें तो प्रदूषण की समस्या और समाधान पढ़ लेना है, राष्ट्रीय एकता का महत्व, और एक पढ़ लेना है वो विज्ञान, अभिशाप और वरदान, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विज्ञान, अभिशाप और वरदान। और एक और पढ़ लेना है बेरोजगारी की समस्या। यही 3-4 पढ़ लेंगे, यही 3-4 में से एक हर बार आता है और इस बार भी एक आपको मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आपका देखिए लिखा हुआ है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर उनकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। अब इसमें पाठ का नाम नहीं दिया गया क्योंकि आप सब अलग अलग जिला के निवासी हैं और अलग अलग जिला के लिए अलग अलग पाठ दिया गया है, ठीक है। हर जिला के लिए अलग अलग पाठ है, कहीं का जय सुभाष है, कहीं का कुछ और है, कहीं का कुछ और है, तो हर जगह का अलग अलग है, तो इसलिए उसको नहीं दिया गया है। तो जिस जिला के आप निवासी हैं अपने ही जिला का क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो आई होप वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 22 फरवरी को ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी का पहला पेपर है, इसलिए मेहनत से पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर, बेस्ट ऑफ लक।